नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की मौत की खबर सामने आई है। ईरान की समाचार एजेंसियों तस्नीम न्यूज़ एजेंसी और फार्स न्यूज़ एजेंसी ने इस दावे की पुष्टि कर दी है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में खामेनेई की बेटी, दामाद, पोती और बहू की भी मौत हो गई। ईरान में उनकी मौत के बाद 40 दिनों के राजकीय शोक और 7 दिनों की सार्वजनिक छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। तो ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने गहरा दुख जताते हुए बयान जारी किया कि देश ने एक महान नेता को खो दिया और पूरा राष्ट्र शोक में डूबा है। इस बीच ईरानी सेना ने एक बड़े और खतरनाक अभियान की शुरुआत की घोषणा की है। सेना के अनुसार यह ऑपरेशन जल्द शुरू होगा और क्षेत्र में कब्जे वाले इलाकों, साथ ही अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। इससे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने की आशंका है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर खामेनेई की मौत का दावा किया था। ट्रंप ने उन्हें इतिहास के सबसे क्रूर व्यक्तियों में से एक बताते हुए कहा कि यह ईरान की जनता, अमेरिका और दुनिया के लिए न्याय है। गौरतलब है कि शनिवार को इजराइल और अमेरिका ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर पलटवार किया। ताज़ा घटनाक्रम के बाद पूरे क्षेत्र में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में सलीम वास्तिक पर हुए जानलेवा हमले का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। गंभीर रूप से घायल सलीम दिल्ली के GTB में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इस बीच यति नरसिंहानंद सरस्वती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो लोनी में हमले के शिकार सलीम से मिलने अस्पताल जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें डासना स्थित देवी मंदिर मठ पर रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने नाराजगी जताई। लोनी के अलवी नगर निवासी सलीम पर उनके अली गार्डन स्थित कार्यालय में 2 अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने चाकू से हमला कर गला रेतने की कोशिश की थी। सलीम के बेटे उस्मान की तहरीर पर भाटी बिल्डर समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित की हैं और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। योगी सुन, आज तेरी पुलिस को मुझे मारना पड़ेगा। मैं सलीम भाई को देखने जाऊंगा, पूरी ताकत लगा दे। आज केवल मेरा कत्ल हो। अगर मैं अपने बाप की औलाद हूं, अगर मैं अपने गुरु का चेला हूं, मैं यति नरसिंहानंद गिरी, आज केवल मेरा कत्ल करके तू मुझे रोक सकता, नहीं तो मैं सलीम भाई से मिलने जाऊंगा। मैं तेरी तरह नहीं हूं, मुसीबत में पड़े अपने साथियों को छोड़ दूं। जा रोक ले, आज तेरे ये लोग मेरा कत्ल करेंगे। जब रुकूंगा, और कत्ल ऐसे नहीं करेंगे, जितने सामने पड़ेंगे सबको मार दूंगा। मैं तेरी तरह नकली हिंदूवादी नहीं हूं, ना मुझे मुख्यमंत्री बनना, ना मुझे प्रधानमंत्री बनना। और तेरे आज अपना मुकद्दर फोड़ा है, आज बिना मतलब मुझे छेड़ के, मतलब मैं अपने साथी को, मरते हुए साथी को भी देखने ना जाऊं। तेरे से 1000 गुना बड़ा सनातन का काम करा सलीम भाई ने। मैं सलीम भाई से या तो आज मिलने जाऊंगा, या मैं इस मंदिर में मैं आज मारा जाऊंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो अब लगातार जिस तरीके से सलीम पर हमला हुआ है, ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और यूट्यूबर सलीम पर यह जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें 2 अज्ञात लोगों ने उनके ऑफिस में घुसकर उन पर यह जानलेवा हमला किया था। अब यति नरसिंहानंद का जो ये बयान है वो भी सामने आया है, जिसमें वो खुली चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, सलीम पर हुए हमले का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और अब इस पूरे मामले में यति नरसिंहानंद ने भी एक विवादित बयान यहां पर दे दिया है। जिस तरीके की धमकी भरे लहजे में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो सलीम से मुलाकात करके रहेंगे और अगर पुलिस भी उन्हें रोकने की कोशिश करेगी तो वो पुलिस पर भी हमला करने से नहीं रुकेंगे। क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है पूरे मामले में अब तक? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यूट्यूबर सलीम वास्तविक पर हमला हुआ, जिसके बाद उन्हें देखने के लिए लगातार अब उनसे मिलने का जो दौर है वो लगातार जारी चालू हो चुका है। इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर अभी गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के जो महंत है यति नरसिंहानंद जी, वो उनको पुलिस ने वहाँ सलीम से मिलने के लिए जाने के लिए पुलिस ने उन्हें रोक दिया था और वहां पर उनको नहीं जाने दिया था। हालांकि बाद में इन सभी चीजों को तथ्य पर जानते हुए उनको वहां से जाने दिया गया, उनको मिलने दिया गया। ऊपर की जो अनुमति आई तब उनको वहां से
जो जीटीबी अस्पताल है जहां इनका इलाज चल रहा है सलीम का, वहां पर उनको जाने दिया गया था। हालांकि उस एक वीडियो जो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तू करके तेरी और तू करके भाषा का इस्तेमाल किया है, उसमें कहीं ना कहीं एक मर्यादा को खोते हुए मुख्यमंत्री पर इस तरीके से टिप्पणी करना कितना जायज है, ये एक चर्चाओं का विषय बना हुआ है और लोग इससे काफी इस चीजों से काफी आहत है और आक्रोश में भी है। आपको बता दें, लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को टारगेट करना और उसके बाद जो प्रशासन के लोगों को धमकी देना, ये एक चुनौती भरा मामला है और कहीं ना कहीं ये लापरवाही के कारण एक माहौल जो खराब करने की स्थिति जो पैदा की जा रही है, ये एक बहुत जांच का विषय है कि इस तरीके की गतिविधि अगर हो रही है तो ऐसे में कार्रवाई लाजमी है। बिल्कुल। और अजीत, अगर बात की जाए कि वो मुलाकात करना चाहते थे, ये बात ठीक है, लेकिन उसके बाद इस तरीके से खुलेआम पुलिस पर हाथ उठाने की धमकी देना, योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से उन्होंने खुली चेतावनी दी, इन तमाम चीज़ों को देखकर अगर माना जाए तो ये जाहिर है कि किसी तरह का कोई खौफ उनके मन में नहीं है और कानून की कोई जिस तरीके से एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक सम्मान होना चाहिए, वो भी वो करते हुए नजर नहीं आए हैं। बिल्कुल। देखिए, साफ तौर पर जाहिर है कि इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेकर के इस तरीके की टिप्पणी करना, ये एक अपनी मर्यादा, अपने पद की गरिमा में रहकर जो बयानबाजी है ये करना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस भी कटघरे में है कि अभी तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि जो कुछ मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनका भी ये कहना है कि इस तरीके से टिप्पणी अगर कोई मुस्लिम नेता या कोई मुस्लिम आदमी करता तो उनके ऊपर पुलिस का एक्शन जो है वो तत्काल प्रभाव से किया जाता। मगर दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि इस तरीके के बयानबाजी को रख करके और बयानबाजी दे करके धमकी देना प्रशासन को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देना, ये चुनौती भरी बयान से नापा जा रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, अभी तक कोई कार्रवाई इन पर नहीं की गई है। हालांकि इस पूरे मामले में, सलीम के मामले में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है कि आतंक की कोई जगह नहीं है। इस तरीके की टिप्पणी जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, उनकी तरफ से ये बयान आया है। हालांकि इस मामले को पूरा संज्ञान में लिया गया है। 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एक ये बड़ी बात है कि पूरे इस मामले में जांच प्रक्रिया जो है वो टीम गठित की गई है और कहीं ना कहीं इस मामले का भी जल्द खुलासा करने की पुलिस बात कर रही है। दूसरी तरफ मौके पर सलीम वास्तविक के घर पर लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी वहां पहुंचे थे मौके पर और वहां का जायजा भी लिया था। आसपास के लोगों से बात करने का भी उन्होंने प्रयास किया था और कहीं ना कहीं जानने की कोशिश की थी कि किस तरीके का मामला है और किस तरीके से इसमें कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है। हालांकि उनका ये भी कहना था नंदकिशोर गुर्जर का कि इस मामले में इनकाउंटर होना चाहिए आरोपियों का और कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश जाएगा। हालांकि पुलिस की तरफ से उनका बयान आया कि पुलिस भी कार्रवाई इसमें कर रही है और एक बड़ा खुलासा किया जाएगा और अगर इन आरोपियों को सही अगर सजा देनी है तो एनकाउंटर के तौर पर किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और अजीत, जिस तरीके से इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा है, क्योंकि सलीम वास्तिक के ऊपर ये जानलेवा हमला हुआ, उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब उनके बेटे ने 5 नामजद के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, तब भी इस मामले ने तूल पकड़ा। अब एक के बाद एक बयान निकलकर सामने आ रहे हैं तो भी ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है और अब तक पुलिस की कार्रवाई की अगर हम बात करें तो कहाँ तक पहुंची है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लगातार उनको सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम मैसेज के माध्यम से उनको उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था, उनको धमकी मिल रही थी। अब हालांकि उन पर हमला होने के बाद ये सारी चीजें जो है निकलकर सामने आ रही है। तरह तरह के सोशल मीडिया पर वीडियो जो है वो वायरल हो रही है जिसमें उनको धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं कई लोग और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को देखते हुए ये देखा जा रहा है कि उनको पहले से ही संदेह था कि उनके ऊपर इस तरीके से हमले होने वाले हैं। इसको लेकर के वो नंदकिशोर गुर्जर के पास भी गए थे मुलाकात करने। हालांकि जिस समय सदन चल रहा था उस समय ये पूरा घटनाक्रम के लेकर के वो पहुंचे भी थे। उनको समय पे पहले भी पूर्व में भी उनको धमकी आ चुकी है क्योंकि वो इस्लाम से जुड़ी चीजों को विस्तार से यूट्यूब और सोशल मीडिया पर बताते थे और ब्रॉडकास्ट में तमाम उन चैनलों पर भी बैठते थे। उससे कहीं ना कहीं एक तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि ये भी एक वजह बताई जा रही है। दूसरी तरफ अभी फिलहाल स्थिति ये है कि पुलिस ने इसमें टीमें गठित की गई है और 5 लोगों को जिनके शक है परिवारजन है
परिवारजन द्वारा तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो खंगाले जा रहे हैं। बाइक सवार 2 अज्ञात युवक आए थे और उसके बाद ताबड़तोड़ चाकू से हमला करके वो फरार हो गए थे। फिलहाल जो सलीम वास्तविक है, जीटीबी में उनका उपचार चल रहा है। वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने उन सभी जो हिंदू राष्ट्र दल के कार्यकर्ता है वो उनके सपोर्ट में वहां पहुंच के धरने पर बैठे हैं। चलिए अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम विस्तृत जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पुलिस नामजद आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी हुई है, लेकिन ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक विवादित बयान भी इस मामले में सामने आ रहे हैं। यति नरसिंहानंद ने अब जो बयान दिया है उसके बाद ये मामला और ज़्यादा गर्मा गया है। तो यूट्यूबर सलीम पर जानलेवा हमला हुआ था और अभी वो ज़िंदगी और मौत की जंग अस्पताल में लड़ रहे हैं। और नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में होली और रमज़ान के मद्देनज़र 2 मार्च से 6 मार्च 2026 तक भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है। इस अवधि में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। बिना अनुमति 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने और किसी भी प्रकार के जुलूस निकालने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सरकारी कार्यालयों के 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाना मना है, जबकि अन्य स्थानों पर ड्रोन या फोटोग्राफी के लिए पुलिस अनुमति अनिवार्य होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पूरी तरह से बंद रहेंगे और अन्य समय में भी निर्धारित डेसिबल सीमा का पालन करना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर नमाज, पूजा या धार्मिक आयोजन बिना अनुमति नहीं किए जा सके। तो विवादित स्थलों पर किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि या उकसावे को अपराध माना जाएगा। हथियार, ज्वलनशील पदार्थ, हर्ष फायरिंग, सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन, साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आदेश उल्लंघन पर BNS की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उधर ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े फायरिंग की सनसनीखेज घटना सामने आई है। थाना कासना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में बाइक सवार बदमाशों ने एक घर को निशाना बनाते हुए कई राउंड फायरिंग की। बताया जा रहा है कि 2 बाइकों पर सवार 4 बदमाश मौके पर पहुंचे और अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दी। पूरी वारदात आसपास लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी गई। CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ भी कर रही है ताकि आरोपियों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। गनीमत रही कि इस फायरिंग में किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं नोएडा में होली से पहले खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुजिया, घी, पनीर और काजू बर्फी के कुल 7 सैंपल भरे। जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीमें लगातार खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर रही है ताकि त्योहार के दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाई जा सके। सेक्टर 93 स्थित ब्लिंकिट स्टोर से गुजिया का एक सैंपल लिया गया। वहीं ग्रेटर नोएडा के ओमिक्रॉन क्षेत्र में स्थित फ्लिपकार्ट इंस्टामार्ट यूनिट से घी का एक सैंपल भरा गया। शराफाबाद सेक्टर 75 स्थित जेप्टो स्टोर से गुजिया के 2 सैंपल और होशियारपुर स्थित इस कंपनी के स्टोर से पनीर के 2 सैंपल लिए गए। इसके अलावा सेक्टर 14A में जोमैटो के डिलीवरी बॉय से काजू बर्फी का एक सैंपल जांच के लिए संग्रहित किया गया। सभी 7 सैंपल प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। होली तक ये अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि आम लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराए जा सके। उधर ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके में चोरी की एक शातिर वारदात सामने आई है, जिससे शराफा व्यापारियों में दहशत फैल गई है। ग्राहक बनकर आई महिलाओं के एक गिरोह ने ज्वेलरी शॉप में करीब 100 ग्राम सोने के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई। CCTV फुटेज में दिखाई दे रहा है कि महिलाएं गुट बनाकर दुकान में दाखिल होती हैं और सोने के गहने देखने लगती हैं। इस दौरान एक महिला दुकानदार को बातों में उलझाए रखती है और गहने पसंद करने का नाटक करती है। मौका मिलते ही दूसरी महिला बड़ी सफाई से लगभग 100 ग्राम सोने के आभूषण अपनी चादर या कपड़ों में छिपा लेती है। कुछ देर बाद महिलाएं वहां से निकल जाती हैं। दुकानदार को चोरी की भनक तब लगती है जब आरोपी दुकान छोड़कर जा चुकी होती हैं। घटना की जानकारी मिलते ही बाजार में हड़कंप मच गया। पीड़ित की शिकायत पर जेवर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुट गई है। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि महिलाएं इस तरह की वारदातों में पहले भी शामिल रही हो सकती हैं। वहीं नोएडा में मेट्रो विस्तार को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। सेक्टर 142 से बोटानिकल गार्डन और ग्रेटर नोएडा डिपो से बेडाकी तक प्रस्तावित 2 अहम मेट्रो रूटों के लिए मार्च के मध्य तक टेंडर जारी किए जाएंगे। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दोनों परियोजनाओं
की टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। केंद्र सरकार 14 फरवरी को सेक्टर 142 से बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन तक 11.56 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को मंजूरी दे चुकी है। करीब 2254 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना में 8 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा डिपो से बुड़ाकी तक 2.6 किलोमीटर लंबे रूट को भी स्वीकृति मिल चुकी है। लगभग 1416 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस कॉरिडोर पर जुनपत गांव और बेड़ाकी में 2 नए स्टेशन प्रस्तावित हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो सेक्टर 51 किसान चौक को भी मंजूरी के बाद टेंडर जारी किया जाएगा। इसे प्रस्तावित नमो भारत कॉरिडोर से जोड़ने की योजना है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू होगा। उधर नोएडा में एक बड़ा साइबर ठगी गिरोह पकड़ा गया है। सेक्टर 126 थाना पुलिस ने विदेश में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 2 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार गिरोह लैपटॉप से विदेशी कंपनियों के नाम पर आकर्षक फर्जी जॉब विज्ञापन तैयार करता था। ऊंची सैलरी, फ्री वीजा, फ्री टिकट और तत्काल ज्वाइनिंग का लालच देकर लोगों को फंसाया जाता था। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज के जरिए पीड़ितों को आकर्षित किया जाता था। गिरोह फर्जी कंपनी फ्यूचर लाइट मैन पावर के नाम से ऑपरेशन चलाता था। संपर्क होने पर पीड़ितों को नकली ऑफर लेटर, फर्जी वीज़ा और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट टिकट भेजा जाता था। प्रोसेसिंग फीस, वीज़ा चार्ज, मेडिकल और एम्बेसी अप्रूवल के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती थी। कई बार पीड़ितों के पासपोर्ट भी कब्जे में लेकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। पुलिस जाँच में पता चला कि गिरोह के कई राज्यों में ये गिरोह सक्रिय था और अब तक 100 से अधिक लोगों को ये अपना शिकार बना चुका था। ठगी से गिरोह ने 70 लाख रुपए से अधिक की अवैध कमाई की थी। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों से डिजिटल डेटा भी जब्त कर आगे की जांच जारी है। 70 लाख रुपए से अधिक की अवैध कमाई यह गिरोह अब तक कर चुका था। पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया है। विदेश में नौकरी का झांसा देकर ये ठगी किया करते थे। FLM कंपनी के नाम से ऑपरेशन ये गिरोह चलाता था। तो 70 लाख रुपए से अधिक की अवैध कमाई इस गिरोह ने कर ली है। स्टेट गौतम बुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में और DIG एलो सर, DCP सर के निकट पर्यवेक्षण में आज ACP फर्स्ट एवं SHO 126 एवं उनकी टीम के द्वारा 2 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि विदेशों में नौकरी भेजने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे और बहुत सारे लोगों जो थे उनका शिकार बनाकर आज उनको कल दिनांक 27 तारीख को रात्रि 11:30 बजे DMI टी पॉइंट निकट सुपरनोवा बिल्डिंग गिरफ्तार किया गया है और अभियुक्त गणों के कब्जे से 1 लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन और 73,000 रुपए बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ उनके कब्जे से कुछ नकली वीजा और अन्य फोर्ज डॉक्यूमेंट भी बरामद किए गए हैं। ये प्राप्त हुई है, वो फर्जी टिकट, फर्जी वीजा वगैरह तैयार करते थे और उन्होंने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम फ्यूचर लाइट मैन पावर के नाम से कंपनी बना रखी थी और जिसके माध्यम से वो लोगों को झांसा देते थे और बेसिकली ये गल्फ कंट्रीज में और अन्य देशों में लोगों को भेजने के नाम पर, नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी किया करते थे। अब तक कितने ठगी कर चुके हो? ये अभी विवेचना का विषय है, लेकिन लगातार इनका आपराधिक इतिहास भी है। महाराजगंज से भी इनके द्वारा ठगी की गई है, जिसके संबंध में वहां पर भी अभियोग पंजीकृत है और अभी विवेचना इस संबंध में प्रचलित है और बाकी और भी जो शिकायतकर्ता उनसे भी बातचीत की जाएगी विवेचना के क्रम में। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।